मैं अतिथियों से अनुरोध करूंगा मंच पर जानकारी करेंगे। मनीष वर्मा जी, डॉक्टर जसवीर जी। मनीष वर्मा जी से मेरा अनुरोध है पुष्प से स्वागत करें हमारे मुख्य अतिथि महोदय का। डॉक्टर जसवीर जी से मेरा अनुरोध है आप पुष्प से स्वागत करेंगे डॉक्टर साहब। हमारे बीच में राष्ट्रपति पदक से सम्मानित हमारे अधिकारी डॉक्टर जगदीश शेखर साहब, आपसे मेरा अनुरोध है पद्मश्री डॉक्टर बीके संजय साहब का पुष्प से स्वागत करेंगे। हमारे अधिकारी चेतना जी, मेरा आपसे अनुरोध है पुष्प माला भेंट करेंगी अध्यक्ष जी को। हमारी आईटी के इंचार्ज भावना जी, आपसे मेरा अनुरोध है भावना नैयर पुष्पमाला समर्पित करेंगी। पुष्पमाला जी हाँ, पुष्पमाला सबके स्वागत। जसवीर जी आप मंच पर आएंगे, मंच पर स्वागत करेंगे। अनिल शर्मा जी हमारे फोरमैन साहब, आपसे मेरा अनुरोध आप भी आइए, पुष्पमाला भेंट कीजिए। अकाउंट सेक्शन से अरुण जी, अरुण। ब्रेल पेज से लल्लन जी, विलियम जी जरा लल्लन जी को ले आइए। ये छोटा सा औपचारिकता नहीं, हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है और तालियों की गड़गड़ाहट के बीच मैं चाहूंगा आपकी को स्वागत करें। मैं औपचारिक स्वागत के लिए अनुरोध कर रहा हूं हमारे वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी तकनीकी श्री मनीष वर्मा साहब, आपसे मेरा अनुरोध है क्योंकि कोरोना के बढ़ते हुए प्रभाव को विशेष डिस्टेंस और भौतिक दूरी को देखते हुए हमने कभी लोगों का आमंत्रित किया है, इसलिए मेरा अनुरोध वर्मा साहब से कि कृपया शाब्दिक संबोधन स्वागत के लिए करने की कृपा करें। ऐसे ही मनीष कुमार वर्मा। धन्यवाद जी। इस संस्थान की ओर से इस आयोजन में पधारे हमारे मुख्य अतिथि श्री प्रेमचंद अग्रवाल जी, जो कि माननीय अध्यक्ष विधानसभा में है और बहुत ही लोकप्रिय नेता है। आपके बारे में जितना भी कहें मैं कम है। सर आपका सुस्वागत है। हमारे विशिष्ट अतिथि श्री डॉक्टर बीके एस संजय जी, अभी हमने राष्ट्रीय सुरक्षा सप्ताह मनाया था, सर से मुझे पहली बार मिलने का मौका मिला था और इस बार फिर सर आप हमारे निवेदन पर आए। सर आपका सुस्वागत। और मंच पर उपस्थित श्री डॉक्टर जसवीर जी, सह प्राध्यापक, जो कि आप सब बताएंगे बी आर अम्बेडकर जी के बारे में। सर आपका भी स्वागत है। यहाँ पे उपस्थित में जितने भी यहाँ पे लोग उपस्थित हैं, आप सभी का स्वागत है और जो हमें ऑनलाइन भी देख पा रहे हैं आप सभी का स्वागत है। और समय को सरणी को ध्यान में रखते हुए मैं आगे के कार्यक्रम के लिए अग्रवाल जी को संस्थान ने भी कुछ न कुछ कार्य किए। डॉक्टर अंबेडकर जी के नाम पर बहुत बड़ा एक हॉस्टल तैयार किया और भी कई कार्य किए हैं। उसकी संक्षिप्त जानकारी देने के लिए मैं डॉक्टर जसवीर जी, जो इस आयोजन के संयोजक भी हैं, उनसे मेरा अनुरोध है कि वो आए और संक्षिप्त शब्दों में, ताकि हम अध्यक्ष का आशीर्वाद सुन सकें। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय अग्रवाल जी। आज के कार्यक्रम में हमारे बीच में मुख्य अतिथि के रूप में आपने बहुत ही बिजी शेड्यूल में से समय देने के लिए
हम पूरे संस्थान की तरफ से बहुत ही अपने आप को कृतज्ञ महसूस कर रहे हैं कि श्री प्रेमचंद जी विधानसभा अध्यक्ष उत्तराखंड के प्रदेश है जो वो हमारे बीच में आए और समय निकाला एक ऐसे महापुरुष के जीवन को चरितार्थ करते हुए उनको अपने श्रद्धासुमन अर्पित करने के लिए राष्ट्रीय दृष्टि दिव्यांगजन संस्थान देहरादून में सर की विजिट हम देख पा रहे हैं। ये तीसरी या चौथी है विगत कुछ वर्षों में और हमेशा सर का एक इस संस्थान के प्रति पॉजिटिव लगाव है। सर आपके उपस्थिति को देखकर हम गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं और आशा करते हैं कि इस संस्थान की तरक्की में और स्पेशली जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस है दिव्यांगजनों के लिए उसमें आपका सहयोग हमेशा इसी प्रकार हमारे साथ बना हुआ रहेगा। विशिष्ट अतिथि बीके संजय जी जो कि पद्मश्री हैं और हमेशा ही सामाजिक कार्यों के लिए जाने जाते हैं। सर आपने देहरादून के साथ साथ उत्तराखंड में और पूरे भारतवर्ष में एक विशेष मुकाम हासिल किया है। आप अस्थि रोग विशेषज्ञ हैं और आपकी पहचान लिम्का बुक में विभिन्न प्रकार से सामने आती है। तो सर आज इस कार्यक्रम में 130वीं बर्थडे जो सेलिब्रेशन NIPUD देहरादून के द्वारा किया जा रहा है इसमें आपका सर हम आगुली स्वागत करते हैं। मैं बताना चाहूंगा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को महू जो इंदौर मध्य प्रदेश में है वहां पर हुआ। अगले जीवन में उन्होंने बहुत संघर्ष करते हुए अपनी शिक्षा प्राप्त की। उसके बाद मुंबई से ग्रेजुएट होने के बाद और हायर डिग्री लेने के बाद वो विदेश में पढ़ने के लिए गए और वहां से MA PhD प्राप्त किया और साथ ही साथ न केवल उन्होंने अपना अध्ययन प्राप्त किया अपितु 1924 से वो पूरी तरह से पॉलिटिकल करियर में एक्टिव हो गए और वहां पर कुछ ऐसे सेक्शन के प्रति सोचकर बड़े चिंतित हुए जो उस समय का डिसएडवांटेज ग्रुप या डिप्राइव्ड सेक्शन माना जाता था। उनके वेलफेयर के लिए अनेक मूवमेंट चलाए, अनेक प्रकार के संगठन बनाए। 1927 में वो नॉमिनेटेड भी हुए उस समय के बॉम्बे स्टेट में लेजिस्लेटिव काउंसिल में और 1928 में वो प्रोफेसर अपॉइंट हुए लॉ कॉलेज जो मुंबई में था। उसके साथ ही उन्होंने रिप्रेजेंटेशन किया जो थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस थी। 1932 में ऑल इंडिया अनटचेबिलिटी जो लीग था उसकी स्थापना की। 1935 में वो प्रिंसिपल बने और प्रोफेसर बने बॉम्बे गवर्नमेंट कॉलेज के और उसके बाद पूरी तरह से एक्टिव रहे और 1946 में इलेक्ट हुए कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारी असेंबली थी भारत की उसकी तरफ से और उसके बाद चेयरमैन बने कॉन्स्टिट्यूट जो हमारी असेंबली ऑफ इंडिया थी और ऐसा माना जाता है कि वो प्रारूप जो समिति थे उसके अध्यक्ष थे और कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया। 1947 में वो मिनिस्ट्री ऑफ लॉ में कैबिनेट मिनिस्टर रहे और वहां पर रिप्रेजेंट किया पूरे के पूरे इंडिया को और साथ ही साथ उसके साथ विभिन्न सारे रिफॉर्म लाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। डॉक्टर अंबेडकर जी ने हमारे देश के लिए ही अपितु विश्व के लिए बहुत सारी ऐसी किताबें और राइटिंग्स लिखी हैं जिनके बेसिस के ऊपर एक इंटरनेशनल रिफॉर्म्स हुए हैं। उनका थीसिस था प्रॉब्लम्स ऑफ रुपीज एंड इट्स ओरिजिन एंड इट्स सॉल्यूशन 1923 जो उसके बिहाफ पे 1935 में RBI की स्थापना हुई जिसको उस समय की ब्रिटिश गवर्नमेंट ने माना। बहुत लंबी लिस्ट है। इसी के साथ हम देखते हैं कि उनकी जो सोशल आइडियोलॉजी थी जो ऑर्गेनाइजेशंस को स्ट्रक्चर करने की थी उनका अपना थॉट था आई लाइक द रिलीजन दैट टीचेस लिबर्टी इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी ऐसे थॉट्स थे। उसके साथ साथ जब भारत का संविधान बना 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ उसमें कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस दिए गए हैं ताकि सभी को हेल्प हो। मैं केवल यहाँ डिसेबिलिटी के लिए उठाना चाहूंगा कि आर्टिकल 17, 15, 1A, आर्टिकल 16(4), 164, 332A और साथ ही साथ इसके साथ जो आर्टिकल 45 है जिसमें एजुकेशन के लिए तो बहुत सारा वर्क किया गया। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि भारत सरकार ने न केवल उनके कार्यों को सराहा अपितु उनसे संबंधित सभी स्थलों को दर्शनीय स्थल बनाया। रिसेंटली जो हमारी मोदी गवर्नमेंट है उन्होंने बहुत ज्यादा नेशनल और इंटरनेशनल पर इनको अपलिफ्ट करने का प्रयास किया है और स्टडी सेंटर्स भी बनाए हैं और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम से बहुत सारे स्कॉलरशिप स्कीम्स चले हुए हैं, वेलफेयर स्कीम चले हुए हैं। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि जब भारत रत्न इनको मिला 1992 में तो 1991 में उस समय के बाद इनकी एक ख्याति विश्व प्रख्यात हुई है और आज विजडम के वर्ड में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का नाम पूरे विश्व में बहुत ही सकारात्मकता के साथ लिया जा रहा है। हम NIPUD के सभी कर्मचारी अधिकारी
डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को प्रेरणा स्रोत मानते हुए विकलांगजनों के लिए कुछ करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशनली और डेडिकेटली और किस प्रकार से विपरीत परिस्थितियों में संघर्ष करके उच्च मुकाम को हासिल किया जा सकता है, उसकी प्रेरणा लेते हैं। और आज उनके जन्मदिन जो कि कल होने वाला है, उसके उपलक्ष्य में सेलिब्रेट करते हुए ऐसा प्रयास करेंगे कि हम भी इस विश्व के अंदर कुछ ऐसा कर जाए कि जिससे कि मानवता का भला हो। आप सभी का आने के लिए यहाँ पर बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद। जसप्रीत जी और मनीष वर्मा साहब से अनुरोध करूंगा, स्मृति चिन्ह हमारे मुख्य अतिथि महोदय को भेंट करेंगे। हाल क्या दिल के ध्यान से रोशन होगा, किरदार ही किरदार से रोशन होगा। तुम दिन रात चिरागों को जलाते हो, हमारा संस्थान चिरागों से नहीं, हमारे अतिथियों के प्यार से रोशन होगा। मैं आप अनुरोध कर रहा हूँ, आप कृपया डॉक्टर संजय जी को भी अध्यक्ष जी बहुत व्यस्त हैं, अभी महामहिम राज्यपाल जी आपकी पुस्तक का विमोचन करने विधानसभा में आ रही हैं, इसलिए समय की थोड़ा सा मजबूरी है। मेरा अनुरोध अध्यक्ष जी से आशीर्वचन के लिए, ताकि उनका आशीर्वचन हम सबको प्रेरणा दे। अध्यक्ष जी की बोले भारत माता की जय, भारत माता की जय। हम बोले थोड़े में आवाज तेज जा सकती है। भारत माता की जय। हाँ, लगा कि किसी कार्यक्रम में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच उपस्थित आदरणीय मनीष वर्मा जी, अभी जिनके बारे में जिक्र हो रहा था, हमारे पद्मश्री डॉक्टर बीके संजय साहब, मंच पर विराजमान डॉक्टर जसमेर जी, हमारे बीच उपस्थित श्री कमल शर्मा जी, ज्योति लखेड़ा जी, और इस कार्यक्रम का जहाँ भी देखे सुंदर कार्यक्रम का संचालन कर रहे, हमेशा जिनका एक बहुत अच्छा स्वभाव भी है, ऐसे आदरणीय योगेश अग्रवाल जी, सम्मानित उपस्थिति वंदे मातरम। चूंकि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जयंती कल यानी 14 तारीख को है, और बहुत पहले आदरणीय योगेश जी ने कहा कि हम कार्यक्रम इस प्रकार से यहाँ कर रहे हैं। उस दिन मैंने कहा था हम टेंटेटिव तय करते हैं, क्योंकि 14 को एक्चुअल है करें, 13 को करें, 15 को करें, लेकिन तो रखवा तय हुआ कि हमें आज करना है। और आप सब लोग बता रहे हैं, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आपको साधुवाद देना चाह रहा हूँ। डॉक्टर साहब के बारे में, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के बारे में बताने की बहुत ज्यादा आवश्यकता इसलिए नहीं, आप सब विज्ञ हैं, सब जानते हैं। और अभी जसमेर साहब ने बताया किस प्रकार से उनका जन्म, किस प्रकार से उनकी शिक्षा, किस प्रकार से उनका पॉलिटिकल कैरियर, किस प्रकार से उन्होंने हमारे संविधान की रचना की, ये सारी बातें आपके बारे में बताई। मैं तो एक बात कह सकता हूँ कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जहाँ संविधान के प्रति जिनकी एक समर्पित भाव से, जिन्होंने संविधान सभा के चेयरमैन रहते, अध्यक्ष रहते उन्होंने काम किया, और उसके साथ साथ महिलाओं के उत्थान के लिए, गरीबों शोषितों के उत्थान के लिए, दिव्यांगजनों के उत्थान के लिए बहुत ज्यादा इन्होंने काम किया। और मुझे इसमें कहने में कहीं संकोच नहीं है कि आज संविधान की हम बात करें, हमारा लोकतांत्रिक देश है भारत, लोकतांत्रिक देश में कैसे हम लोग, जब हमारा देश आजाद हुआ होगा, आज तो हम बहुत खुश हैं, देश आजाद है, अनेकों काम हम कर रहे हैं। कल्पना कीजिए जब हमारा देश आजाद हुआ होगा, उस समय जो आवश्यकता होगी कि हमारा देश कैसे चलेगा, आखिर संविधान कैसे बनेगा, संविधान को कैसे लागू किया जाएगा, उस संविधान को बनाने में कौन सी बातें उसमें जोड़ी जाएंगी।
अब आप कल्पना करिए कैसे हमारे उन महापुरुषों ने संविधान बनाया होगा। तो ऐसे महापुरुष की जयंती है और मैं आपको बहुत बधाई दे रहा हूँ, बहुत शुभकामनाएं दे रहा हूँ उनकी जयंती पर। और आज ऐसे टाइम पे हम लोग मिल रहे हैं कि जब आज नव संवत्सर भी है, यानी नया साल भी है, उसका पहला दिन है, उसकी आपको बधाई है। और उसके साथ साथ हमारी मातृशक्ति बहुत बड़ी संख्या में है। और हमारे यहाँ और क्या होता है, नवरात्र होते हैं। आज पहला नवरात्र शायद पुत्री का दिन माना जाता है, उसकी भी आपको बहुत बहुत बधाई है, बहुत शुभकामनाएं। सुबह जब मैं पहली बार अपने स्टाफ को और अपने लोगों को, जब मैं अपने कैंप कार्यालय में गया, मैं बधाई देने लगा, लोग चौंक गए, काहे की बधाई है? नववर्ष बोला तो उनको समझ में नहीं आया, नववर्ष तो 1 जनवरी बात है। लेकिन हमारा जो नव संवत्सर है वो आज से प्रारंभ हो रहा है, इसलिए मैं आपको बहुत बधाई और बहुत शुभकामनाएं दे रहा हूँ। और धन्यवाद दे रहा हूँ योगी जी को, जिन्होंने इस दिन ये कार्यक्रम रखा उनकी पूर्व संध्या पे। तो संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी, उनको योगदान को भुला नहीं सकते। और आप देखिए उस समय उनको भारत रत्न नहीं दिया गया, जब दिया जाना चाहिए था। हालांकि उसके बाद ये रचना बनी, बहुत पहले दिया जाना चाहिए था, लेकिन आखिर 1991 में वो दिन आया जब आपको भारत रत्न की जो सम्मान से नवाजा गया। और मैं तो इतना कह सकता हूं कि मेरी आस्था बहुत है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के लिए। शायद आपको जानकारी नहीं भी होगी, मैं डॉक्टर साहब मैं पिछले 25-30 साल से हर 14 तारीख को, हर 14 मतलब 14 अप्रैल को जब उनकी जयंती आती है, बहुत बड़े बड़े कार्यक्रम किए हैं। और शायद योगी जी को याद होगा, जब अपने नित्यानंद स्वामी जी हमारे मुख्यमंत्री थे और देवेवाला में उनकी बहुत बड़ी कार्यक्रम कराया, बहुत बड़ा कार्यक्रम, वो भी 14 अप्रैल को ही कराया, क्योंकि मेरी श्रद्धा उनके प्रति बहुत है। जो व्यक्ति देश का कैसे चलाया जा सकता है, उस संविधान की रचना कर सकता है। आज लोग तो उनको जाति और उससे जोड़ते हैं, कुछ लोग उसको दूसरे रूप में लेते हैं, पॉलिटिकल वे में लेते हैं, लेकिन हमारा एक एक व्यक्ति, हमारे देश का एक एक व्यक्ति उनके प्रति समर्पित होना चाहिए उनको, क्योंकि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जैसा व्यक्ति, एक शब्द यदि कहूं, भूतो न भविष्यति, न पहले कभी हुए, मुझे लगता नहीं आगे कभी होगा। ऐसे व्यक्ति की जयंती पे हम लोग इकट्ठा है, मैं बहुत बधाई दे रहा हूँ। और एक जानकारी और दे रहा हूँ, अध्यक्ष विधानसभा बनने के बाद हमारा उत्तराखंड बने आज 20 साल हो गए, और मिर्जापुर में अनेकों हमारे मतलब 3-4 हमारे माननीय अध्यक्षगण रहे, मैं उनके प्रति सम्मान ही रख सकता हूँ और बहुत अच्छे अच्छे काम उन्होंने किए। लेकिन मैंने पिछली बार जब मैं 2017 में जब अध्यक्ष में घोषित हुआ, यानी 23 मार्च को, और उसके बाद 14 अप्रैल आनी थी, ऐसी 13 अप्रैल को कार्यक्रम था नगर निगम में 2017 में। जैसे आज अपने पूर्व संध्या का 14 तारीख को बहुत सारे कार्यक्रम होते हैं, उसमें जाएंगे तो बहुत सारी व्यवस्था रहेगी, मीडिया, वो सारी चीजें। तो 13 तारीख को नगर निगम में कार्यक्रम रखा एक संस्था के द्वारा, बहुत बड़ी भीड़ थी वहां। और उस दिन मैंने निर्णय लिया था कि मेरे विधानसभा के हर कार्यालय में हमारे जितने चाहे वो मंत्री जी होंगे, मुख्यमंत्री जी होंगे, मेरा उपाध्यक्ष जी का और हमारे आवास, सब जगह हमारे श्रद्धेय डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का चित्र लगेगा। वो तब से लगता था, पूरे हमारे कार्यालय में उसने आज भी लगा है। उसके बाद फिर हमारी सरकार ने भी निर्णय लिया, उत्तराखंड की सरकार ने, उसमें भी तब हमारे जितने भी कार्यालय हमारी उत्तराखंड की सरकारों पे हैं, उन्होंने तब से निर्णय लिया कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का चित्र उनके कार्यालय में लगेगा। यानी कि जिसके प्रति हमारी श्रद्धा है, जिसने हमारा संविधान बनाया, जिन्होंने इतने बड़े काम महिलाओं के उत्थान के लिए, शोषितों के, गरीबों के, उनके उत्थान के लिए किए हों, तो ऐसे व्यक्ति का तो हमेशा निश्चित रूप से हम सभी को हृदय की गहराइयों से उनका जो है कार्यक्रम हम उल्लास के साथ में करना चाहिए। मुझे खुशी है कि आज इस संस्थान ने ये निर्णय लिया, और आप जितने लोग यहाँ उपस्थित हैं, आप सबके माध्यम से, अभी हमारे पास कल का दिन है, इसीलिए दिया होगा आप कार्यक्रम आज की कल हम बहुत बढ़िया तरीके से और अच्छे तरीके से हम लोग कर सकते हैं। और कम से कम इतना तो मैं कहूंगा कि आप अपने व्हाट्सएप में कम से कम बधाइयां जनता को दीजिए, समाज को दीजिए, अन्य लोगों को बढ़ाइए, इसको जितना बढ़ाएं। क्योंकि आज तो पहले तो हम किसी को फोन करते थे तो हमें लगता था कि इसके इतने पैसे खर्च हो गए, और आज तो आप व्हाट्सएप में डालिए, ज्यादा पैसा भी खर्च नहीं होगा और तुरंत फैलता है। सोशल मीडिया और इन सब चीजों का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, और आप तो वैसे भी सब पढ़े लिखे और अच्छे जानकार व्यक्ति है, इसलिए बहुत ज्यादा न कहते हैं। चूंकि मेरे यहाँ भी कार्यक्रम है, एक पत्रिका हमारे द्वारा
प्रारंभ हो रही है विधानसभा के अंदर, उसमें जाना है। और आप समझ सकते हैं कि प्रोटोकॉल होता है, राज्यपाल महोदय से पहले मुझे उनको रिसीव करने के लिए जाना है। आपका ये कार्यक्रम जिस भी प्रकार का है वो जारी रहेगा। मैं आपका धन्यवाद कर रहा हूँ। फिर से आपको कल की एडवांस में बधाई देते हुए, कल वैशाखी भी है, वैशाखी की भी बहुत बधाई दे रहा हूँ। और उसके बाद हमारे यहाँ रामनवमी आएगी, उसका बधाई है। फिर हनुमान जयंती आएगी, उसकी भी आपको सबको अग्रिम शुभकामनाओं के साथ अपनी वाणी को विराम दे रहा हूँ। और जिस प्रकार से माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के जहाँ जहाँ उनका चायवान, जहाँ पे उनका शरीर पूरा हुआ, जहाँ उनका जन्म स्थान है, जहाँ उन्होंने शिक्षा ली है, ऐसे 4 धाम बनाने का जो उन्होंने निर्णय लिया है, ये बात समझिए। हम अपने इनको धाम मानते हैं, उन्होंने उनको धाम घोषित किया है। उनके लिए बहुत बड़ा काम उस क्षेत्र में किया है। फिर वही बात घूम के आती है, आज से पहले भी हमारे प्रधानमंत्री रहे, आज से पहले भी सरकारें रही, आज से पहले भी हमारे लोग रहे हैं, लेकिन इनके बारे में शायद किसी ने इतना विचार नहीं किया। तो इसके लिए मैं मोदी जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद कर रहा हूँ, जिन्होंने इनके हर जगह को जन्म से लेकर आखिर तक के, जहाँ जहाँ इनकी शिक्षा हुई, जहाँ जहाँ इनका निवास और दूसरी चीजें जो बहुत ऐतिहासिक जिसे मैं कह सकता हूँ है, उनको संग्रहित करने का काम किया है। इसके लिए आपके माध्यम से चाहूंगा मोदी जी के लिए बहुत जोरदार तालियों के साथ उनका अभिनंदन हम करें, क्योंकि उन्होंने भी उसी तरह, उसी संत की तरह, उसी महापुरुष की तरह अपने जीवन को आप आगे बढ़ा रहे हैं। और ऐसे मौके को चूकते नहीं है, ऐसे काम को चूकते नहीं है। उनका भी आभार व्यक्त कर रहा हूँ, उनको बधाई दे रहा हूँ। आप सभी के प्रति आभार व्यक्त करते हुए, और चूंकि अभी कोरोना है, हमारे डॉक्टर साहब कह रहे थे कोरोना फिर से बढ़ा है, लेकिन यहाँ तो मैं देख रहा हूँ सोशल डिस्टेंसिंग का आपने पालन किया, सबने मास्क लगाया है। लेकिन ये अभी हमें समझना पड़ेगा कि कोरोना फैल रहा है, उससे हमें भी सचेत रहने की आवश्यकता है। और आपके माध्यम से सभी से अपील करूंगा कि अभी कोरोना गया नहीं है, फिर तो आ ही गया कह दीजिए। इससे फिर हमें पहले जैसे हम लोगों ने सतर्कता बरती थी, सावधानी बरती थी, उसकी आवश्यकता फिर हमें आन पड़ी है। भले हमारे सामने वैक्सीन आ गई, जब वैक्सीन थी तब हम सतर्क थे, और वैक्सीन के कारण हम लापरवाह हुए, जब ये जानते हैं कि वैक्सीन अपना अलग काम करेगी। और इसकी सोशल वैक्सीन तो यही है कि मास्क लगा के, सोशल वैक्सीन कह सकता हूँ मास्क को, तो ये हमें करना पड़ेगा। आप सब समझदार हैं, देखिए मैं आपके प्रति आभार व्यक्त करते हुए, सभी के प्रति सद्भावनाएं रखते हुए, आप लोग के लिए पूरा ये वर्ष मंगलकारी हो, इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। दुनिया में कोई नस्ल महान हुआ ईमानदार तो वे पर ईमान न हुआ। वैसे तो मसीहा बहुत हुए, पर डॉक्टर अंबेडकर जैसा कोई महान न हुआ। डॉक्टर अंबेडकर के बारे में अध्यक्ष ने इतना विस्तार से बताया कि संक्षिप्त जानकारी दे करके हमारा ज्ञानवर्धन किया। जोरदार ताली तो बनती है, जोरदार ताली। मैं वही कहने जा रहा हूँ, हमारे अध्यक्ष जी मुख्य अतिथि के रूप में, चूंकि मैं जैसे बताया था कि कहीं एक कार्यक्रम और महामारी पहुंचने वाली है, तो अध्यक्ष जी को जाना होगा। लेकिन डॉक्टर साहब ने, डॉक्टर जो पद्मश्री डॉक्टर बीके संजय हैं, उन्होंने बहुत अच्छा पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, दृश्यात्मक प्रस्तुतिकरण डॉक्टर अंबेडकर जी के विषय में प्रस्तुत किया। डॉक्टर अंबेडकर जी को लोगों ने किसी वर्ग तक सीमित रखा, लेकिन डॉक्टर साहब ने बताया कि इतनी पुस्तकें रचने के बाद, इतना विकास करने के बाद, इतने रचनात्मक सोच के बाद डॉक्टर अंबेडकर के क्या है वो, उसकी जानकारी हमें मिलेगी। और हम फिर लल्लन सिंह की कविता भी सुनेंगे। तो अध्यक्ष जी को आपके बीच से थोड़ा सा उस आयोजन में जाना है। तब तक मैं डॉक्टर बीके संजय, जो सुप्रसिद्ध आर्थोपेडिक सर्जन है, लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में कई बार अपना नाम दर्ज कर चुके हैं। भारत सरकार ने अभी पद्मश्री आपको दिया इसी वर्ष, तो उनके लिए भी जोरदार तालियां। और मेरा उनसे अनुरोध है कि आइए।
आप सब लोगों को मेरा नमस्कार। मैं सबसे पहले न केवल देश बल्कि महान कर्मयोगी भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को उनकी जयंती के अवसर पर नमन करता हूं। इस समय मंच पर तो कोई बैठा नहीं है, लेकिन मैं आपको इसलिए बताना चाहता हूं कि लिखा इसी तरह जाता है, तो मैंने भी लिखा हुआ है। मैं मंच पर बैठे हुए मुख्य अतिथि जो कि अभी चले गए हैं और सभी अतिथिगणों और संस्थान के निदेशक, जैसा कि मुझे पहले पता था लेकिन अब वो आइसोलेशन में है, ये मुझे अभी यहीं पर पता चला है। संस्थान के अधिकारी, कर्मचारी व मीडिया के सभी लोगों का हाथ जोड़कर नमस्कार करता हूँ तथा कार्यक्रम के आयोजक संस्थान के निदेशक डॉक्टर हिमांशु दास जी को अपनी शुभकामनाएं देता हूँ कि वो जल्दी स्वस्थ हो। खास तौर से संचालक श्री योगेश जी जो अभी यहाँ पर हैं नहीं, मैं उनको धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने मुझे संस्थान में आयोजित भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जयंती समारोह में आमंत्रित किया और इस सभागार में उपस्थित सभी महानुभावों के सामने बोलने का अवसर दिया। मैं इसके लिए आप सभी आयोजकों का आभार व्यक्त करता हूँ। मैं डॉक्टर अम्बेडकर की 130वीं जयंती पर आप सबको बधाई देता हूँ। ये आशा है सुनाई पड़ रहा होगा। यह मेरे लिए गर्व की बात है कि मुझे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जैसे महापुरुष के बारे में कुछ बोलने का अवसर मिला। वैसे तो मैं डॉक्टर अम्बेडकर के 3 सूत्रों में से एक पर बहुत विश्वास करता हूं और मैं मानता हूं कि मेरे यहां तक पहुंचने में निश्चित ही उनके पहले सूत्र शिक्षित बनों का ही योगदान है और शायद आप सभी लोगों का भी। आज अमेरिका और रूस के विश्व के 2 विकसित और शक्तिशाली देश हैं। इन दोनों देशों के प्रमुख निर्माताओं के रूप में स्टालिन और अमेरिका के राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन का नाम लिए जाते हैं। रूस के स्टालिन का जन्म एक चमड़े के काम करने वाले परिवार में और अमेरिका के लिंकन का जन्म एक बागवानी का काम करने वाली महिला के घर में हुआ था। इन तीनों महानुभावों का जन्म तो गरीब परिवार में हुआ था, लेकिन डॉक्टर अम्बेडकर के लिए सामाजिक वातावरण लिंकन और स्टालिन से बिल्कुल विपरीत था। सामाजिक एवं आर्थिक परिस्थितियों के बावजूद अपने जीवन में जो ऊंचाइयां डॉक्टर अम्बेडकर ने पाई वह अतुलनीय है। मेरा मानना है कि डॉक्टर अम्बेडकर ने जो नाम, मान और सम्मान कमाया वह उनकी शिक्षा की ही देन थी। 22 वर्ष की उम्र में वह अमेरिका की कोलंबिया यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया, जहां से उन्होंने एमएससी तथा बाद में पीएचडी की डिग्री प्राप्त की। उन्होंने ब्रिटेन के लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से एमएससी एवं ग्रे इन लंदन से बैरिस्टर ऑफ लॉ की डिग्री प्राप्त की। और इस बात का अंदाज उनके अंतिम संदेश से लगाया जा सकता है कि उन्होंने शिक्षा को कितना महत्व दिया और कहा कि व्यक्ति का उद्धार उसकी उच्च शिक्षा, स्वावलंबी रोजगार और उच्च आचरण में नहीं। यदि इन महापुरुषों को एक दूसरे से तुलना की जाए तो उनमें एक ही बात समान है कि यह सब लोग शिक्षित थे और शिक्षित ही नहीं, उच्च कोटि के शिक्षित थे जिन्होंने अपने ढंग से देश में क्रांतिकारी बदलाव लाया। क्या आप किसी दूसरे राजनेता को जानते हैं जिसने शिक्षा को इतना महत्व दिया जितना डॉक्टर अम्बेडकर ने दिया? ऐसे तो बहुत से लोग हैं जिन्होंने अपने लिए तो शिक्षा ली लेकिन दूसरों की शिक्षा की चिंता नहीं की। डॉक्टर अम्बेडकर ही ऐसे राजनेता हैं जिन्होंने संविधान के माध्यम से शिक्षा का अधिकार बिना किसी भेदभाव के सबको दिया। उन्होंने तो यहाँ तक भी कहा कि देश के विकास से पहले हमें अपनी बुद्धि के विकास की आवश्यकता है। इतिहास ने डॉक्टर अम्बेडकर को किसी वर्ग विशेष, खास तौर से अछूतों का नायक बना दिया, जिससे डॉक्टर अम्बेडकर बहुसंख्यकों के नायक न बन सके। इसके अतिरिक्त इतिहास ने डॉक्टर अम्बेडकर के सामाजिक योगदान को इतना महत्व नहीं दिया जितना कि दिया जाना चाहिए। डॉक्टर अम्बेडकर ने देश के हर वर्ग को अपने ढंग से प्रतिनिधित्व किया, पर अल्पसंख्यक दलितों के अलावा दूसरे बहुसंख्यक लोगों के लिए उनके योगदान को उतना नहीं सराहा जितना कि वो हकदार थे।
डॉक्टर अम्बेडकर की विचारधारा किसी धर्म संप्रदाय या किसी वर्ग के लिए नहीं, बल्कि उन्हीं की विचारधारा एक मानवतावादी थी, जिससे उन्होंने हर व्यक्ति, चाहे वह पढ़ा लिखा हो, अनपढ़ हो, गरीब हो, अमीर, एक धर्म का हो या फिर दूसरे धर्म का, एक जाति का हो या दूसरे जाति का, एक क्षेत्र का हो या फिर दूसरे क्षेत्र का, या फिर वह किसी भी लिंग का हो, उन्होंने सभी व्यक्तियों को एक ही मापदंड दिया जो कि मानवतावादी था। उसी के आधार पर उन्होंने हर वर्ग के लोगों को मतदान एवं शिक्षा का अधिकार दिया। डॉक्टर अम्बेडकर न केवल अपने देश के बल्कि पूरी दुनिया के एक अद्वितीय नेता है। अपने समय के एक प्रसिद्ध न्यायविद, अर्थशास्त्री एवं समाज सुधारक थे। यह ब्रिटिश भारत के वायसराय की कार्य परिषद के सदस्य और स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून और न्याय मंत्री थे। डॉक्टर अम्बेडकर संविधान सभा के समिति के अध्यक्ष थे, जिनको भारत के संविधान का मुख्य निर्माता माना जाता है। डॉक्टर अम्बेडकर किसी विशेष वर्ग विशेष के नेता नहीं, बल्कि सच्चे मायने में देखा जाए तो उन्होंने देश में समाज के हर वर्ग के लिए अपना योगदान दिया, जो बहुमूल्य है। डॉक्टर अम्बेडकर के सार्वजनिक तरीकों में से राष्ट्र निर्माण में उनके एक ही योगदान को सराहा जाए तो भारतीय संविधान की रचना एक अनोखा लिखित संविधान है, जो कि अद्वितीय है। उन्होंने भारतीय संविधान में स्वतंत्रता, समानता, दो बहुत बड़े मूल अधिकार दिए हैं, जिससे पूरे भारतवासियों को धार्मिक एवं सामाजिक स्वतंत्रता और जिससे सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार मिले। डॉक्टर अम्बेडकर की अर्थशास्त्र की पीएचडी की डिग्री की थीसिस के आधार पर भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई। डॉक्टर अम्बेडकर कर्मचारी भविष्य निधि के जनक थे। वित्त आयोग का गठन, अंतरजातीय विवाह को कानूनी मान्यता, पैतृक संपत्ति में पुत्री एवं दत्तक पुत्र को बराबर का हकदार की नींव का डॉक्टर अम्बेडकर ने ही डाली। कामगार मजदूरों के लिए सवैतनिक का प्रावधान, मजदूरों के काम का समय 12 घंटे से घटाकर 8 घंटे करना, ट्रेड यूनियन की स्थापना, महिला कर्मचारियों को प्रसूति अविकाल एवं स्वास्थ्य बीमा योजना जैसी कई योजनाएं चलाई, जिनके परिणाम दूरगामी है। समाज का एक वर्ग जो जानवरों से बदतर जिंदगी जी रहा था और उसके ऊपर छुआछूत का कलंक लगा हुआ था, उस वर्ग के लिए छुआछूत को कानूनी अपराध मानना और अनुसूचित जातियों, जनजातियों और पिछड़ी जातियों को आरक्षण देना ही डॉक्टर अम्बेडकर की देन है। विकास के लिए बिजली और पानी की व्यवस्था करने वाली बड़ी बड़ी परियोजनाएं जैसे कि हीराकुंड बांध योजना, दामोदर घाटी व सूरजमल घाटी योजनाएं, बिजली की आवश्यकता हो, ग्रिड सिस्टम और केंद्रीय सिंचाई योजना जैसी कई योजनाएं डॉक्टर अम्बेडकर की ही देन है, जिसके परिणाम आज हम सब देख रहे हैं। ये हमारे संविधान की ही देन है कि हर व्यक्ति को मत का अधिकार है। इस मत के अधिकार पर ही हमारा गणतंत्र टिका हुआ है, जिससे आप अपने अनुसार उस राजनेता को चुन सकते हैं जो कि आपके भले के लिए काम करे। आज यदि यह मत का अधिकार हर किसी को नहीं होता तो आज जो स्थिति भारत की है हम सब कभी सोच नहीं सकते, और अधिकांश भारतवासी आज इसी मत के अधिकार के लिए मांग कर रहे होते। यह डॉक्टर अम्बेडकर की देन है कि उन्होंने अपने संविधान के प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता, बंधुता और न्याय को प्राथमिकता दी। मेरा मानना है यदि संविधान में दिए हुए प्रावधानों को देश के राजनेताओं एवं अधिकारियों ने ईमानदारी से कार्यान्वित किया होता तो देश की यह स्थिति न होती जो कि आज है। मेरा मानना है स्वतंत्रता, समता, बंधुता एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। यदि इनमें से कोई भी चीज आ जाएगी तो दूसरी या तीसरी चीजें अपने आप ही आ जाएंगी। जब तक लोगों में समता का भाव नहीं आएगा तब तक उनमें न ही स्वतंत्रता न ही बंधुता का विचार आएगा। मेरा मानना है कि जब हम हर ढंग से किसी दूसरे को अपने समान मानेंगे या अपने जैसा मानेंगे तभी हम उसके अच्छे बुरे के बारे में सोचेंगे। जब तक समाज में समता नहीं आएगी, स्वतंत्रता नहीं होगी, तब तक पूरा समाज में सामंजस्य नहीं होगा, बल्कि उसमें विघटन और अस्थिरता व्यापक रहेगी। उस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए हम सब लोगों को संविधान की रक्षा करनी चाहिए और इस पर अनुचित छेड़छाड़ को रोका जाना चाहिए। तभी हमारे देश में लोकतंत्र की रक्षा होगी। जब लोकतंत्र बचेगा तभी राष्ट्र बचेगा। यदि संविधान में कोई परिवर्तन किया जाता है, वह परिवर्तन होना चाहिए जैसा हम चुनाव में नामांकित उम्मीदवारों से किसी एक को चुनते हैं और जिसका अधिकार हम सभी को है, उसी तरह से चुनाव में पार्टी के उम्मीदवारों को चुनने का हक पार्टी के नेता का नहीं बल्कि पार्टी के सभी सदस्यों का होना चाहिए। इस पर आप विचार कीजिए। जब ऐसा हो जाएगा तब सच्चे मायने में लोकतंत्र होगा।
आज तो ऐसा लगता है कि लोकतंत्र के नाम पर राजतंत्र जैसी व्यवस्था चल रही है, जो कि आने वाले समाज के लिए अच्छी नहीं है। डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था, संविधान तो अच्छा हो सकता, अगर इसे लागू करने वाले लोग अच्छे नहीं हैं तो यह बुरा साबित होगा। और हालांकि संविधान बुरा हो सकता है, अगर इसे लागू करने वाले लोग अच्छे हैं तो यह अच्छा साबित होगा। मैं यहाँ पर डॉक्टर अम्बेडकर की संसद के प्रांगण में लगी मूर्ति के बारे में कहना चाहता हूँ, जिसमें उनके हाथ में भारतीय संविधान की एक प्रति है, जो एक ऐसा दस्तावेज है जो आज प्रत्येक भारतीय के जीवन को शासित और नियंत्रित करता है। अपने देश में राजनीतिक सत्ता ने तो अच्छी एवं पूरी तरह से अपने पैर पसार लिए हैं, लेकिन सामाजिक एवं आर्थिक स्वतंत्रता तो दूर की पौड़ी लगती है। मेरा मानना है, राजनीतिक स्वतंत्रता का उद्देश्य सामाजिक एवं आर्थिक स्वतंत्रता से ही होना चाहिए। जब तक सब लोगों को सामाजिक एवं आर्थिक स्वतंत्रता नहीं मिल जाती, तब तक राजनीतिक स्वतंत्रता बेमानी है। मैं पुनः यहाँ पर एक बार फिर बताना चाहूंगा कि डॉक्टर अम्बेडकर किसी वर्ग विशेष के नायक नहीं थे, बल्कि वह सब भारतवासियों के नायक थे और रहेंगे। हम सब भारतवासियों को इस पर गर्व होना चाहिए कि हमारी भारत माता ने ऐसे सपूत को जन्म दिया। उस वर्ग विशेष के लोग संविधान में दिए गए प्रावधान से खुश नहीं, जो कि स्वाभाविक है। डॉक्टर अम्बेडकर ने स्वयं अपने शब्दों में कहा कि जो लोग ऊंचे दर्जे पर हो, तो वे अपना ऊंचे दर्जे को, जिसको वो अपना अधिकार समझते हैं, कैसे छोड़ सकते हैं, और जो लोग निम्न दर्जे के हैं और वह लोग ऊंचे दर्जे पर आना चाहते हैं, तो वे अपनी महत्वाकांक्षा को कैसे छोड़ देंगे। मैं यहाँ पर साधारण उदाहरण दूंगा कि यदि आप अपने छोटे बच्चे को एक चॉकलेट या टॉफी देते हो और उसे बांटने के लिए कहते हो, तो वह बिल्कुल अपना हिस्सा नहीं बांटता। लेकिन यदि कोई बड़ा और छोटे से बच्चे को समझाने की कोशिश करता है, तो वह दे भी देता है। मेरा मानना है, लेना एक जन्मजात गुण है और देना तो लोग दूसरों से सीखते हैं। सीखने के 3 ही तरीके हैं, देख के, सुन के और करके। मेरा आकलन है कि स्वतंत्रता के बाद हमारा देश एक परिपक्व अवस्था में पहुंच चुका है। स्वतंत्रता से पहले की तुलना में आज देश में लेने वालों की संख्या एवं क्षमता कई गुना बढ़ चुकी है। अब हमारे समाज को लेने की अपेक्षा देने की आदत डालनी चाहिए। जब देने वाले लोगों की आदत बढ़ जाएगी, तब देश दिन दूनी रात चौगनी तरक्की करेगा। मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि स्वतंत्रता को पाने के लिए हमारे देशवासियों को जो मार्गदर्शन मिला, उनमें उस समय के शहीदों एवं राजनेताओं जैसे कि सुभाष चंद्र बोस, डॉक्टर अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू एवं गांधी जी इत्यादि नेताओं का बहुत बड़ा योगदान है। मेरा मानना है कि डॉक्टर अम्बेडकर ने शिक्षा को महत्व को भली भांति जाना। डॉक्टर अम्बेडकर ने अपने जीवन में शिक्षा को जितना महत्व दिया, यह उनकी कुल 32 डिग्रियों से ही अंदाज लगाया जा सकता है। और शायद इसी शैक्षिक योग्यता एवं क्षमता के आधार पर डॉक्टर अम्बेडकर को भारतवासियों के लिए अंतिम संदेश था कि व्यक्ति का उद्धार उसकी उच्च शिक्षा, स्वावलंबी रोजगार और उच्च आचरण में निहित है। उन्होंने अपने 3 सूत्रों में से शिक्षा को एक महत्वपूर्ण मंत्र माना और सबको शिक्षित बनो का मंत्र दिया। डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था कि यदि आप मुझसे पूछेंगे कि आदर्श समाज क्या होगा, तो मैं कहूंगा आदर्श समाज का आधार स्वतंत्रता, समता, बंधुत्व होना चाहिए। क्योंकि जब हर व्यक्ति को ये सब चीजें मिलेंगी, खास तौर से स्वतंत्रता, तो फिर उससे समता भी आ जाएगी और बंधुत्व भी। डॉक्टर अम्बेडकर संसार के गिने चुने महान विद्वानों, अर्थशास्त्रों, कानूनविदों, राजनीतिकों, दार्शनिकों और समाज सुधारकों में से एक थे। इसके अतिरिक्त वह उच्च कोटि के लेखक एवं वक्ता भी थे। उनका मानना था कि जब समाज में भेदभाव विहीन वातावरण होगा, तभी देश सच्चे मायने में उन्नति करेगा। डॉक्टर अम्बेडकर का मानना था कि सब हम भारतवासियों को पहले भारतीय होना चाहिए, अंत तक भारतीय होना चाहिए, तो कुछ नहीं, केवल भारतीय होना चाहिए। आपने मुझे सुना, आपको धन्यवाद, नमस्कार, जय भीम, जय। धन्यवाद पद्मश्री डॉक्टर बीके संजय साहब। कतराते हम तो कभी हमको समंदर बना दिया, कतराते हम तो कभी हमको समंदर बना दिया, अधिकार देकर हमारा मुकद्दर बना दिया, पैरों की धूल मानती थी सभ्यता हमें। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने हमको सबके बराबर बना दिया।
ये बराबर किस प्रकार बनाया? जीवन पर्यंत संघर्ष कि आप इस विद्यालय में नहीं पढ़ेंगे, आप इस नल के जल को नहीं लेंगे, आप ऐसे वस्त्र नहीं पहनेंगे। इतना जीवन में छोटेपन से, बालपन से संघर्ष करते करते उनके जीवन का एक बहुत सुंदर वृतांत क्या है? 5 जून 1952। 5 जून 1952 में कोलंबिया विश्वविद्यालय में जब उनको डॉक्टर ऑफ लॉज की उपाधि से सम्मानित किया गया, तो वहां शब्द गूंज रहे थे। क्या शब्द थे? भारतीय संविधान के निर्माता, विधि मंत्री, भारत के सांसद, भारत के अग्रणी नागरिक, महान समाज सुधारक, मानवीय अधिकारों के प्रबल योद्धा के रूप में डॉक्टर अंबेडकर को संबोधित किया गया। निरंतर तालियां बजती रही। किस लिए? कि जो व्यक्ति इसी विद्यालय से आज से कुछ दशक पूर्व एमए कर चुका, यहाँ से पीएचडी कर चुका, एक सामान्य से नागरिक के रूप में उस व्यक्ति का इतना बड़ा सम्मान निश्चित रूप से छोटी बात नहीं थी। हमारे संस्थान ने, मैंने जैसे पहले बताया, तो जसमेर साहब ने बताया कि हमारे संस्थान ने एक बहुत बड़ा छात्रावास डॉक्टर भीमराव अंबेडकर छात्रावास के नाम पर अभी 2 वर्ष पहले ही तैयार करवाया था, जो कि सामने ही, आप बाहर उतरेंगे तो सामने ही आपको नजर आएगा। इसी प्रकार ये एक सेट है जो हमारे टॉकिंग बुक सेक्शन ने तैयार किया है। मैं चाहूंगा कि हमारे बीच में कार्यक्रम निर्माता चेतना गोरा जी हैं, वो आए और उसके विषय में विस्तृत जानकारी दें। उसके बाद जानकारी प्रदान करेंगे, क्योंकि हमारे संस्थान ने भी बहुत काम किया है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के जीवन दर्शन पर वॉल्यूम के रूप में ब्रेक बुक्स तैयार की हैं, जिनकी जानकारी मैं मनीष वर्मा साहब से अनुरोध करूंगा कि वो देंगे। पहले चेतना जी से अनुरोध कर रहा हूँ, आपकी तालियों की गड़गड़ाहट के बीच चेतना जी आए और जानकारी। धन्यवाद अग्रवाल सर और मंच पर आसीन हमारे अतिथि डॉक्टर संजय जी, आपको भी बहुत बहुत नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे अधिकारीगण और यहाँ बैठे सभी मेरे कलीग्स, मुझे बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि हमने डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, उनकी राइटिंग्स और स्पीचेस अब तक का जो एक पूरा संकलन है, आपको प्रिंट फॉर्मेट में तो वो मिल जाएगा मार्केट में, लेकिन ऑडियो फॉर्मेट में वो पहले नहीं था। तो ये अपॉर्चुनिटी हमें मिली और हमने ये उनकी राइटिंग्स एंड स्पीचेस ऑफ डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, जो कि अंग्रेजी में है, ये कुल 17 वॉल्यूम्स हैं और इन वॉल्यूम्स की 30 किताबें हैं। तो इनको हमने ऑडियो फॉर्मेट में बनाया, जैसा आप ये देख रहे हैं पैकेट, और ये पूरी रिकॉर्डिंग जो है हमारी ऑडियो फॉर्मेट में 520 घंटे की हमारी बनी है। और बहुत जल्दी ही हम इस ऑडियो रिकॉर्डिंग को एक्सेसिबल फॉर्मेट, जो कि हमारे दृष्टिबाधित जिन्हें डेजी बुक्स कहते हैं, उसके रूप में वो सामने आएगी। और इन ऑडियो बुक्स को कोई भी दृष्टिबाधित व्यक्ति हमारे यहाँ से बिल्कुल निःशुल्क ले सकता है। उन्हें सिर्फ अपनी एक पेन ड्राइव लानी है और वो इस ऑडियो बुक्स को ऑडियो फॉर्मेट में, बिल्कुल जो प्रिंट बुक है उसका ये ऑडियो वर्जन है, वो उसको हमसे प्राप्त कर सकता है। और हमारे साथ जसमेर सर हैं, अग्रवाल सर, मनीष सर, हमारी एक कमेटी बनाई गई है जिसमें कि इस बात के लिए हमें प्रेरित किया जा रहा है कि हम इसकी और भी भाषाओं में बहुत जल्दी ही हम आपके सामने ऑडियो वर्जन एक्सेसिबल फॉर्मेट में हम लेकर आएंगे। और इसके लिए सर का सहयोग है। हमारे डायरेक्टर सर को बहुत बहुत धन्यवाद कि सर ने हमें ये अपॉर्चुनिटी दी और हमें गाइडेंस सर की लगातार मिल रही है कि किस तरह से हम बाबा साहेब के जो उनके काम है वो हम हमारे सभी दिव्यांग जन तक एक्सेसिबल फॉर्मेट में हमको पहुंचाए। और बहुत जल्दी ही हमारी कोशिश ये रहेगी कि हम जो ये ऑडियो फॉर्मेट के साथ साथ हम लोग साइन लैंग्वेज में भी उनके वर्क को लेकर आए। और इसके साथ साथ आपका अपना जो कम्युनिटी रेडियो स्टेशन है 91.2 NIVH हेलो दून, कल हम बाबा साहेब की जयंती जो है वो हम सेलिब्रेट कर रहे हैं अपने रेडियो पर।
तो आप सब भी ट्यून कीजिएगा, पूरे दिन हमारे कार्यक्रम चलेंगे। हमने क्योंकि ये उनकी राइटिंग और स्पीचेस हैं जो ये ऑडियो बुक में हमने बनाया है, लेकिन बाबा साहेब पर हमने कुछ इंटरेस्टिंग तरीके से प्रोग्राम्स बनाए हैं। उसमें मैं आपको उसका विषय बता देती हूँ। अस्पृश्यता से वैश्विक मान्यता तक अम्बेडकर। दूसरा कार्यक्रम है आम आदमी के प्रेरणा स्रोत अम्बेडकर, और तीसरा कार्यक्रम होगा संविधान निर्माता अम्बेडकर। तो ये कार्यक्रम तो हमारे रेडियो पर प्रसारित होंगे ही होंगे। इसके अलावा जो भी कोई इन्हें सुनना चाहता है तो कल के प्रसारण के बाद भी इन कार्यक्रमों को ऑडियो फॉर्मेट में हमारी यूनिट से लिया जा सकता है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद चेतना मैडम। बाबा साहब के जीवन दर्शन पर संस्थान के द्वारा ऑडियो फॉर्म में कितना काम हो रहा है। कल का दिन पूरा उनके जयंती के रूप में ऑडियो फॉर्म में समर्पित है। कई चीजें हमको 92 और देहरादून पर सुनने को मिलेगी। तो मेरा अनुरोध है कि हम अवश्य इनसे जुड़े। बाबा साहब का हेलो, बाबा साहब का जो विचार था कि बाइबल कहती थी कि ईसाई इंसान बनो, बाइबल कहती थी ईसाई इंसान बनो, कुरान कहती थी मुसलमान बनो, भगवत गीता कहती थी कि हिंदू बनो, लेकिन बाबा साहब का संविधान कहता था कि इंसान बनो। उस इंसानियत को जिंदा करो जिससे कि हम एक दूसरे के काम आए। दुख में तकलीफ में यदि हमारे सामने कोई गिर रहा है तो हमें ये ना देखना पड़े कि ईसाई है, हिंदू है या मुसलमान है, उसकी हम तकलीफ कैसे दूर कर सके। हमारे विधानसभा अध्यक्ष मुख्य अतिथि थे, उन्होंने फोन पर अपने ही मिलने वालों को कहा था कि मैं वहां आ रहा हूँ, आप वहां आ जाइए। तो डॉक्टर गर्ग हमारे बीच पहुंच चुकी है उनके मिलने वालों में। मैं उनका स्वागत कर रहा हूँ, लेकिन वो 10 मिनट पहले ही चले गए। क्षमा चाहूंगा, आपका स्वागत नहीं कर पाया। मैं हार्दिक स्वागत कर रहा हूँ, बल्कि बिना जिसे फटके से आपका स्वागत कर दीजिए। अब मैं मनीष वर्मा साहब से अनुरोध करूंगा, उसके बाद हम कविता सुनेंगे ललन जी की, लेकिन मनीष वर्मा जी से अनुरोध करूंगा कि देश में कितना काम बाबा साहब के नाम पर किया गया, उसकी जानकारी उपलब्ध कराएं। मेरा अनुरोध है वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी मनीष वर्मा जी से मेरा अनुरोध कि हम ब्रेल में कितना काम ब्रेल बुक्स के रूप में किया गया बाबा साहब के नाम पर। में हमारे संस्थान में केंद्रीय ब्रेल प्रेस स्थापित हुआ था। तब से आज तक हम जितनी भी किताबें हैं जो कि प्रिंट में होती हैं उनको हम ब्रेल में उपलब्ध करते हैं, जिससे बात जो लाभार्थी उसको ताकि वो अपनी किताबें जो है हमारी प्रिंट की किताबें ब्रेल में पढ़ सकें। तो इन्हीं चीज़ों को ध्यान रखते हुए बाबा साहब अम्बेडकर की जितनी भी लेखनियाँ हैं और स्पीचेस हैं उनको उनके उनके 17 वॉल्यूम्स हैं, जिसमें उनकी एक स्पीच को लेखन को संग्रह किया हुआ है। तो अब वो प्रिंट में थी, पर हमारे दृष्टिबाधित जो लाभार्थी थे वो इसका लाभ नहीं उठा पा रहे थे, क्योंकि तो उन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए बाबा साहब अम्बेडकर की ये एक वॉल्यूम थी, हमने कम से कम 13 ब्रेल वॉल्यूम्स हमारे बने हैं। क्योंकि टोटल जो थे 17 वॉल्यूम थे, तो क्योंकि हमारी कुछ लिमिटेशन होती हैं कि हम ब्रेल का जो फॉन्ट होता है काफ़ी बड़ा होता है, तो उन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमारी एक वॉल्यूम से हमारी आगे फर्दर 13 वॉल्यूम बने हैं। और इसी प्रकार कुल 17 वॉल्यूम के अराउंड 221 वॉल्यूम हमारे बने हैं ब्रेल के, और वो हमें पूरे भारतवर्ष में अलग अलग जितने भी यूनिट्स हैं बाबा साहब अम्बेडकर के वहाँ पे हमने पहुँचाए हैं, ताकि वो जितने भी हमारे दृष्टिबाधित लोग हैं उसका बेनिफिट उठा सकें।
और आने वाले समय में हम विचार कर रहे हैं। अभी ये जो बिल में इस व्याकरण को हमने भेजा है ये पूरा हिंदी में है और उम्मीद करते हैं कि जो स्टेट लेवल की जो लैंग्वेजेस होती हैं अगर वो फाइनेंस होती हैं ब्रेल के अंदर तो हम उनको जो रूपांतरण होता है उन्हीं के स्टेट लैंग्वेजेस में भी उनको प्रोवाइड करा सकते हैं। धन्यवाद। बाबा साहब जी की जयंती के उपलक्ष्य में कुछ प्रतियोगिता भी आयोजित की गई थी। उस प्रतियोगिता में संस्थान के अंतर्गत जितने भी संचालित CRC, RC, TC, TVH, MBR आदि जो भी केंद्र हैं वहां से कई जगह से प्रतियोगिताएं संपन्न करवाई गई। हमारे पास में उनके परिणाम भी भेज दिए गए, लेकिन जो निदेशक महोदय का निर्देश है उसकी एक बार से समीक्षा करने के बाद जो कमेटी बनाई गई वो देखेगी और उसके बाद उनको परिणामों से अवगत कराएगी। अब मैं आमंत्रित कर रहा हूँ कि बुलंदियां उसे मिलती हैं, बुलंदियां उसे मिलती हैं जो कुछ नया कर पाता है, बुलंदियां उसे मिलती हैं जो कुछ नया कर पाता है। छोड़ दीजिए उस बात को, उस गीत को जिसे कोई और गाता है। लेकिन लल्लन जी खुद लिखते हैं, खुद सुनाते हैं। हमारे लल्लन जी के लिए मेरे ख्याल से दोनों हाथ मिलाइए और जोरदार ताली बजाइए। आदरणीय डॉक्टर बीके सर और परम आदरणीय लखेरा सर, मनीष वर्मा साहब और डॉक्टर जसमेर सर और गोरा मैडम और अग्रवाल सर और उपस्थित अधिकारी गण और हमारे कर्मचारी बंधु, संयोग से संस्थान में प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था। उस समय कविता और चित्र आदि पर प्रतियोगिताएं आयोजित की गई थी। तो उसी संदर्भ में मुझे भी याद है कि मैं बैठ के एक सामने इन पर 2-4 पंक्तियां लिखने का प्रयास किया और कुछ त्रुटि हो तो क्षमा प्रार्थी हूँ। मैं अग्रवाल साहब को धन्यवाद देता हूँ कि महान पुरुष के जयंती का अवसर पर ये 14 अप्रैल 1891 में जो जन्म हुआ उन महान विभूति के अवसर पर मुझे इस अवसर पर मुझे आमंत्रित किया। मैं आप लोगों को ज़्यादा समय न लेते हुए 2-4 पंक्ति मैं सुना रहा हूँ। 14 अप्रैल 1891 जन्म लिया एक बालक ने, शोषित वंचित पिछड़े को उद्धार किया एक नायक ने। या नाम होनहार शिशु का माता ने भीमराव। दलित मजदूर किसानों को छतरी बनकर दिया ये छाव। प्रखर बुद्धि तेजस्वीपन बचपन से था इनको ज्ञान। सतारा जर्मनी अमेरिका लंदन शिक्षा ले बन गए विद्वान। अर्थशास्त्री बनकर ये आर्थिक मार्ग प्रशस्त किया। देश उन्नति करे विश्व में अद्भुत ये संस्कार दिया। अपमान सहे सहनशील बने, दलितों को अधिकार दिलाया। बने जनक संविधान का कैसे लें अधिकार समझाया। नव भारत का रचना करके पीड़ितों को सम्मान दिया। अपंग अशिक्षित अछूतों को, उस समय अछूत ही माना जाते थे जो कि दलित वर्ग थे, इसलिए मैंने इस शब्द का प्रयोग किया। अपंग अशिक्षित अछूतों को सामाजिक उत्थान किया। ऐसे सच्चे ज्ञानी को बाद में अति सत्कार मिला। 14 अप्रैल 1990 को भारत रत्न पुरस्कार मिला। ऐसे पथ प्रदर्शक को करते हैं हम वंदन।
नाम अमर भीमराव रहे जैसे महके चंदन। तालियां कमजोर बजी हैं इतनी सुंदर कविता। जो गुजर गए वो भीम थे, विश्व को जगाने वाले वो भीम थे। हमने तो सिर्फ इतिहास पढ़ा पर इतिहास बनाने वाले वो भीम थे। और कौन भीम थे? वही भीमराव डॉक्टर अम्बेडकर साहब, जिन्होंने इतिहास बनाया, विश्व में भारत का नाम रोशन किया, आगे बढ़ा। आज का ये आयोजन निदेशक महोदय की इच्छा, क्योंकि संस्थान में दूसरी बार आयोजन हो रहा है। आपको याद होगा पिछले वर्ष विगत 2019 में, क्योंकि 2020 में तो कोरोना काल के कारण नहीं संभव हो पाया था, लेकिन 2019 में 16 अप्रैल को बहुत बढ़िया और बहुत बड़ा आयोजन यहाँ पर किया गया था। डॉक्टर साहब आप साक्षी हैं, डॉक्टर साहब आप भी थे उस आयोजन में, लेकिन तब डॉक्टर बीके संजय थे और आज पद्मश्री डॉक्टर बीके संजय हैं। ये बात का निश्चित रूप से फर्क है। आयोजन काफी अच्छा रहा। हमारे निदेशक डॉक्टर गंगसू दास जी ने इच्छा व्यक्त की थी कि आयोजन जिस प्रकार से 15 अगस्त, 26 जनवरी या गांधी जयंती यानी राष्ट्रीय पर्व मनाते हैं, इसी प्रकार से आयोजन होना चाहिए। ठीक है, कोविड का प्रभाव है, हमें सोशल डिस्टेंस, सामाजिक दूरी और एहतियात, कोविड के SOP का पालन करना चाहिए, लेकिन आयोजन अवश्य होना चाहिए। उनकी भावनाओं का सम्मान और उस महान व्यक्ति के जीवन का दर्शन का यदि एक शब्द भी, एक पंक्ति भी हम अपने जीवन में धारण करें, समाज से असमानता को दूर करें, समाज में कुछ तो कुछ, उन्होंने अगर 100 काम अच्छे किए तो एक काम हम पकड़ कर प्रयास करें कि शायद हम भी कुछ कर सकें, तो शायद ये आयोजन की सार्थकता हो। मैं एक बार फिर से दशमेश साहब को आमंत्रित करूंगा इस बात के लिए कि उस वक्त तो चूंकि विधानसभा अध्यक्ष महोदय को जल्दी जाना था, तो संकेत भी ऐसा था, पूरा वो संबोधन भी पढ़ पाया, लेकिन उनका जीवन दर्शन पढ़ा। लेकिन संस्थान ने काफी कुछ किया और संस्थान क्या करना चाहता है उसका दर्शन भी दशमेश जी, जो हमारे TCTVS के प्रभारी हैं, यहाँ लेजन अफसर हैं, और जितने भी केंद्र आप देख रहे हैं उन केंद्रों को भी आप देख रहे हैं। मेरा आपसे अनुरोध है, शिक्षा डॉक्टर दशमेश जी कृपया आइए और थोड़ा सा उस बारे में जरूर बताइए कि संस्थान की भावी योजना क्या क्या है, डॉक्टर अम्बेडकर साहब के जीवन दर्शन पर उसकी जानकारी है। धन्यवाद अग्रवाल सर। सम्मानित मंच पर बैठे हुए अधिकारी, हमारे विशेष अतिथि जी, सभी अधिकारी कर्मचारी और जो ऑनलाइन पर जुड़े हुए हैं, वो सभी रीजनल चैप्टर, रीजनल सेंटर, TCTVS सेंटर, NBR सेंटर्स के सभी कोर्स कोऑर्डिनेटर, लेक्चरर्स, स्टूडेंट्स, जैसा बताया है कि संस्थान ने विगत कुछ वर्षों से प्रयास किया है कि सामाजिक भाईचारा, समरसता को बनाए रखने के लिए और महापुरुषों को याद करने के लिए क्योंकि शिक्षा क्षेत्र में राष्ट्रीय संस्थान काम कर रहा है, जैसे भारत सरकार के निर्देश भी हैं और जिसके तहत हमारा नेशनल इंस्टीट्यूट आता है, उस मिनिस्ट्री को 1989 में बनाए इस पर्पज से के लिए गया था कि मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, और उसी के अंतर्गत 2014 में जो हमारा ये DPWD डिपार्टमेंट बना, उसी के निर्देशानुसार प्रत्येक संस्थान डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के लिए कुछ न कुछ अपने लेवल पर प्रयास कर रहा है। और इवन हमारा मंत्रालय के माध्यम से भी ये एक स्पेशल पैकेज होता है SC/ST फंड का, और उसके साथ मंत्रालय के प्लानिंग कमीशन में भी फंड होता है कि हम आने वाले 5 वर्षों की, 3 वर्षों की, 15 वर्षों की योजनाएं बनाएं, और उन योजनाओं को बनाने के लिए स्पेशली चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है, चाहे नॉलेज के हिसाब से डेवलपमेंट है, या कोई स्टडी सेंटर की स्थापना है, या फिर उनसे संबंधित पुस्तकों का आज के समय एक्सेसिबल इंडिया कैंपेन चला हुआ है, एक्सेसिबिलिटी चला हुआ है, इवन टीचिंग में भी एक्सेसिबिलिटी है कि ऑडियो फॉर्मेट बनाना है, वीडियो फॉर्मेट है, या फिर लार्ज प्रिंट में बनाना है। उसके ऊपर निदेशक महोदय ने एक एडवाइजरी बोर्ड का गठन किया है जो 2 वर्षों के लिए काम करेगा। उस एडवाइजरी बोर्ड में सभी यूनिट हेड्स हैं और उसके साथ साथ
कुछ एक्सपर्ट्स भी हैं जो इस फील्ड में काम कर रहे हैं, और साथ में इन कार्यक्रमों को कार्यान्वित करने के लिए कमेटी का गठन भी किया गया है कि देश भर में पहली बार विभिन्न सारे कार्यक्रम आयोजित किए गए टीचिंग सेंटरों पर। वहां से स्टूडेंटों ने पोस्टर मेकिंग में प्रतियोगिताओं में भाग लिया, साथ ही साथ लेखन प्रतियोगिताओं में भाग लिया, और कुछ मूवी भी कॉम्पिटिशन्स के माध्यम से हुई, टेलीकास्ट की गई। इवन राज्यसभा टीवी ने भी अपने 10 एपिसोड बनाए हुए हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के, एक घंटे के 10 एपिसोड है। तो उसमें दिखाया गया है कि कॉन्स्टिट्यूशन आने से पूर्व किस प्रकार से डिबेट होती थी असेंबली के अंदर, कैसे डिस्कशंस होते थे, उनको हिंदी और अंग्रेजी दोनों लैंग्वेज में बताया गया है। तो उन सबको एक्सेसिबल फॉर्मेट करने का एक प्लान है। अभी चेतना गुला मैडम ने बताया है कि गत वर्षों में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के जितने भी भाषण थे, लेक्चर्स थे, उनको कन्वर्ट किया गया था ऑडियो में, और उनको सीडी बनाई हुई है। अभी उसको संस्थान पेन ड्राइव में कन्वर्ट करेगा, और सभी शिक्षण संस्थान जो NIVS से संबंधित एफिलिएटेड NPR के रूप में, किसी TVS के रूप में, वहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट पहुँचाने का काम करेगा। और साथ ही साथ सभी RC एफिलिएटेड संस्थाएं जो 750 पूरे देश में डिसेबिलिटी सेक्टर में काम कर रही है, और फर्दर भारत सरकार के हमारे मंत्रालय के साथ बात करके उसको वहाँ तक पहुँचाने का प्रयास करेगा। उसके बाद जितने भी दिव्यांगता क्षेत्र में सभी स्पेशल टीचर्स हैं या स्पेशल स्कूल्स हैं या स्पेशल इंस्टीट्यूशंस हैं, उनके साथ मिलकर भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से संबंधित एक्सेसिबिलिटी के ऊपर NIVS क्या काम कर सकता है, साइन लैंग्वेज के ऊपर है, उसके ऊपर भी प्लान किया जाएगा। और जो स्पीचेस हैं अभी ये 2 लैंग्वेजेस में है, तो इनको प्रयास किया जाएगा कि स्टेट वाइज जितने 22 लैंग्वेजेस हैं, स्टेज वाइज इनको 22 लैंग्वेजेस में कन्वर्ट करें, और उसमें राष्ट्रीय संस्थान का जितना सहयोग अपने यहाँ से होगा, अपने रीजनल सेंटर चेन्नई से होगा, और हमारे दूसरे सेंटर विवेकानंद मिशन आश्रम है जो नॉर्थ ईस्ट में काम करता है, वहाँ 7 भाषाओं में कन्वर्ट होता है, वहाँ से होगा। उसमें भी प्रयास किया जाएगा कि एक कमेटी गठन करे और डॉक्टर भीम, और साथ ही साथ इन फ्यूचर में ये प्लान है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के ऊपर स्टडी के ऊपर भी फोकस किया जाए। जैसे एमएड के अंदर जो बच्चे डेजिटेशन लेते हैं, तो डॉक्टर भीमराव की फिलोसफी को लेकर एमएड के डेजिटेशन को लें, और PhD पे भी लें, डिसेबिलिटी सेक्टर में कैसे उन्होंने इम्प्रूव करने का काम किया है। साथ ही साथ इन फ्यूचर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम से एक रूम गठन की बात हुई है कि वहाँ पर एक स्टडी रूम बनाया जाए जिसमें डॉक्टर भीमराव से संबंधित किताबों का संकलन संस्थान करे, और जो भी स्टूडेंट या बाहर से आने वाला कोई व्यक्ति विजिटर वहाँ पर उसको विजिट करके देखना चाहे, तो ऐसा विजन है। और ये केवल यहाँ का ही नहीं रहेगा, फ्यूचर में इसका प्लानिंग रहेगा कि संस्थान से जुड़े हुए जितने भी सेंटर्स हैं वहाँ पर इसको बढ़ाया जाए। किसी कारणवश कोविड-19 की स्थिति की वजह से हमारे निदेशक हमारे बीच में नहीं है, आइसोलेशन में है, नहीं तो निदेशक महोदय अपने मुख से, अपनी वाणी से इस बात को बताते कि आने वाले 5 वर्षों का सर का विजन क्या है, स्पेशली उस व्यक्ति को। हमारे निदेशक महोदय का एक संदेश है सभी TVS के लिए, सेंटर के लिए, संस्थान के कर्मचारी अधिकारियों के लिए, कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से अगर कोई बात हमें सीखनी है तो वो उनके जीवन और बचपन के दिनों की एक बात है, दृढ़ संकल्प, संघर्ष। और वो जो अभी हमारे बीच में पद्म श्री हैं डॉक्टर साहब, उन्होंने भी बताया जो उनका एक नारा है, शिक्षित बनो। उन्होंने यही बात कही थी कि विश्व पटल पर अगर कुछ करना है, दृष्टिबाधितों के लिए कुछ करना है, दिव्यांगजनों के लिए कुछ करना है, तो हमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जैसे दृढ़ संकल्प की, साहस की और विपरीत परिस्थितियों में कार्य करने के लिए प्रेरणा लेनी पड़ेगी। और संस्थान तो क्योंकि दिव्यांगता क्षेत्र में काम कर रहा है, और दिव्यांगता क्षेत्र में काम करने वाला संस्थान ऑलरेडी डिसएडवांटेज ग्रुप को सशक्तिकरण में लगा हुआ है, इसीलिए संस्थान का एक परम दायित्व है कि संस्थान में डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से जुड़े हुए सभी अधिकारी और कर्मचारी की डॉक्टर भीमराव से प्रेरणा लेंगे, और न केवल दिव्यांगजनों का अपितु समाज के अन्य वर्गों का, नारियों का और महिलाओं का पूरा सशक्तिकरण में अपना योगदान देंगे। ऐसी हमारी आशा है, और प्रयास करेंगे कि विगत वर्षों से जैसे ये कार्यक्रम शुरू हुए हैं, चाहे सोशल डिस्टेंसिंग में ही क्यों ना हो, एक मैसेज होता है संस्थान की तरफ से सभी लोगों को जो आइडियल मानते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को अपने जीवन में, या उनकी शिक्षाओं पर चलने का प्रयास करते हैं। इसके लिए संस्थान ने ये प्रयास किया और बहुत अपना कीमती समय निकाला। डॉक्टर साहब ने, विजय संजय जी जो हमारे बीच में आते रहते हैं, और इतना अच्छा प्रेजेंटेशन दिया कि किस प्रकार से एक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का विजन था, और उसी विजन को संस्थान आगे लेकर जाने में प्रयास भी कर रहा है।
क्योंकि आप सभी जानते हैं कि राष्ट्रीय संस्थान को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एडमिशन में रिजर्वेशन पॉलिसी का अनुपालना करना पड़ता है, अपॉइंटमेंट में रिजर्वेशन पॉलिसी की अनुपालना करनी पड़ती है और इवन इंफ्रास्ट्रक्चर में भी पॉलिसी की अनुपालना करनी पड़ती है। तो उन्हीं संदर्भ में क्योंकि कुछ ऐसे व्यक्ति हम और ऐसे स्टूडेंट्स जुड़ते रहते हैं जिनकी ये मांग होती है कि इस प्रकार के कार्यक्रम कंटिन्यू से होने चाहिए ताकि उन लोगों का सशक्तिकरण हो। इस दिशा में संस्थान ने पहल किया है कि कोई भी है, किसी भी वर्ग से है, सबको साथ लेके डॉक्टर भीमराव के विचारों को सुनना चाहिए, समझना चाहिए और उनकी ऑडियो को जैसे मैडम ने बताया कि 590 घंटे की है या 600 घंटे के करीब है। अगर हम इसको सुनेंगे, अगर 10 घंटे भी हम सुनेंगे या 20 घंटे भी सुनेंगे तो वाकई हमें लगेगा कि वो एक विजनरी व्यक्ति थे। केवल और केवल पर्टिकुलर एक सेक्शन के साथ जोड़ना उनकी वाणी के साथ, उनके विचारों के साथ अन्याय है। यही एक विजन है जो अभी तक डायरेक्टर साहब के साथ डिस्कस हुआ है। लेटर ऑन जो भी एडवाइजरी बोर्ड निर्णय लेगा तो वो समय समय पर उससे अवगत करवाया जाएगा। अग्रवाल जी ने हमें इस पर प्रकाश डालने का मौका दिया, इसके लिए मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और दोबारा से आप सभी को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के जन्मदिन की शुभकामनाएं देता हूँ और उनको नमन करते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद डॉक्टर साहब। सुंदर कल्पना, विचार, इमेजिनेशन, उसको क्रियान्वित करने में हम सभी का सहयोग, तभी संस्थान उस महापुरुष के प्रति कुछ न्याय कर पाएगा, आने वाली पीढ़ी को कुछ बेहतर दे पाएगा। है अंधेरा बहुत तुम सहारा बनो, है अंधेरा बहुत तुम सितारा बनो, डूबतों के लिए किनारा बनो, इस जमाने में बेसहारा हो तो बहुत है, तुम सहारा ना लो, बस दूसरे का सहारा बनो। हम सहारा बने और सहारा बनने में हमारे डॉक्टर बीके संजय साहब ने भी कोई कमी नहीं छोड़ी। शरीर में 206 हड्डियां होती हैं, कौन सी हड्डी कब टूट जाए, कैसे टूट जाए, सड़कों को तो छोड़ दीजिए, बाथरूम में लोग फिसल करके गिर जाते हैं। और डॉक्टर साहब का कहना है कि कोरोना से ज्यादा लोग एक्सीडेंट में मर जाते हैं। कहते हैं मुझे बहुत कष्ट होता है जब कोई जवान लड़का या लड़की एक्सीडेंट में घायल होकर के पेशाब कूल्हे की हड्डी टूट गई है, टांग की हड्डी टूट गई, हाथ की हड्डी टूट गई, मेरे पास आती है। और कई बार तो ऐसी स्थिति होती है उसके पास में धन भी नहीं होता उस उपचार करने के लिए, लेकिन शौक को पालने के लिए बाइक भी होती है और 20,000 का मोबाइल भी साथ होता है। तो उन सबको जोड़ने की कला में माहिर हमारे डॉक्टर साहब, जिन्होंने 98 वर्ष के व्यक्ति के कूल्हे टूट गए थे उनको जला दिया, 88 वर्ष की महिला 16 किलो का ट्यूमर निकाल करके उसको कार्यशील बना दिया। ऐसे डॉक्टर साहब को मैं चाहूंगा कि संस्थान की ओर से ये डॉक्टर BR अम्बेडकर जी की 20 CDs का सेट चेतना गोरा जी से अनुरोध करूंगा कि आप अपने कर कमलों से ही उनको भेंट करें आपकी तालियों की गड़गड़ाहट के बीच। ऑडियो फॉर्म में डॉक्टर साहब 20 सीडियों को भी लोड करके आप अब हमारे विशिष्ट अतिथि पद्मश्री डॉक्टर संजय साहब से मैं अनुरोध करूंगा कि एक स्मृति चिन्ह आज के इस आयोजन के संयोजक डॉक्टर जसवेद जी को प्रदान करके सम्मानित करेंगे। मनीष वर्मा जी को, चेतना गोरा जी को, कमेटी में मेंबर हैं सतीश कुमार जी, सतीश चंद्र हैं लाइब्रेरी से, उनको भी सम्मानित करें। अमोद सिंह, अमोद भाई, इस सभागार को सजाने में आपका योगदान। पूर्णिमा शर्मा, योजना को क्रियान्वित करने में बहुत बड़ा योगदान आपका रहा।
सविता मैडम, सविता मैडम जिन्होंने सुंदर सी कविता सुनाई है। लल्लन जी, लल्लन जी आप भी आइए। बीना जी, विमन हॉस्टल इंचार्ज बीना जी। बीना सिंह जी, ये जो ध्वनि विस्तारक यंत्र है जिसकी ध्वनि बाधित नहीं हो रही है, मैं हिंदी में बोल रहा हूँ, शायद समझ में आ रहा है। साउंड सिस्टम, इसको जो उचित इसकी देख रेख मेंटेन कर रहे हैं श्री अनिल शर्मा साहब, उनका पद जरूर 4 मैन है लेकिन सिंगल मैन है वो, और काम बढ़िया कर रहे हैं। कहीं भी पद 4 मैन है, उनका भी समझ। और स्पीकर साहब से कंटिन्यू बात करने के लिए और इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए श्री योगेश अग्रवाल जी, जिन्होंने रिकॉर्ड बनाया हुआ है रक्तदान में और जो उत्तराखंड रत्न से भी सम्मानित हुए हैं। हमारे बीच में बीना लगातार स्टेज पर शामिल थे, तो बीना जी से भी चाहूंगा कि वो भी आए, वो भी है। और सविता मैडम आगे हमारे बीच में, क्योंकि कोई भी कार्यक्रम बिना परचेज के अधूरा होता है, तो सविता मैडम से भी अनुरोध है कि वो भी आए और सम्मान। सम्मान तो केवल एक मात्र फॉर्मेलिटी माना जाता है, लेकिन अवार्ड को लेना और स्टेज पर हमारे विशिष्ट अतिथि चीफ गेस्ट के माध्यम से लेना एक अपने आप में गरिमामय होता है। सभी हमारे अधिकारियों का, कर्मचारियों का इस कोविड-19 के समय में एक विशेष सहयोग रहा, और स्पेशली मैं इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए इस कोविड की परिस्थिति में जो विगत 2 दिनों से हुई है संस्थान में, उसके लिए पूरा दृढ़ संकल्प लेके योगेश अग्रवाल जी ने जो एक साहस दिखाया है, और आप सभी जो उपस्थित हुए हैं इन सब साहस के कारण, तो मैं चाहूंगा कि जितने भी लोग इस हाल में उपस्थित है, बेशक आपकी संख्या बहुत कम लग रही है, लेकिन अगर इतने लोग भी मानते हैं कि हम डॉक्टर भीमराव जी को हम अपना श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं, तो संस्थान की तरफ से ये बहुत बड़ा सम्मान है उनको। तो मैं चाहूंगा कि आप सभी आप अपनी उपस्थिति के लिए भी क्लैप करें कि इतना अच्छा कार्यक्रम। निदेशक महोदय को मैं आप जरूर ये अवगत कराना चाहूंगा कि सर, जो आपका प्रयास था कि पहली बार आप इस संस्थान में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती नॉर्थ इंडिया में मना रहे थे, तो आपका जो अप्रूव कार्यक्रम था उसको किसी भी सूरत में श्री योगेश अग्रवाल जी ने असफल नहीं होने दिया है, उसको सफल बनाया है। और मैं योगेश अग्रवाल जी से अनुरोध करूंगा कि हमारे माननीय स्पीकर साहब से जरूर रिक्वेस्ट कीजिएगा कि कोविड-19 की स्थिति के कारण और डिस्टेंस का पालन करते हुए और संस्थान में जो 2 दिनों से स्थिति बनी उसकी वजह से थोड़ी उपस्थिति कम रही है, लेकिन ऑनलाइन तो हमारे सभी टीसीटीवीएच और एनबीआर के संस्थान और लेक्चरर जुड़े हुए थे, और ये पूरा का पूरा कार्यक्रम रिकॉर्डेड है, यूट्यूब के ऊपर है।
अगर कोई भी आप में से जो विशिष्ट अतिथि आप में से देखना चाहता है, शेयर करना चाहता है, तो टेक्नोलॉजी का ये फायदा जरूर हो गया है कि हर कार्यक्रम रिकॉर्डिंग होता है। और हमारे साथ हमारी टीम मेंबर्स में जो कि अभी कोविड में किसी तरह से प्रभावित नहीं है, सभी लगे हुए थे, उन सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और अब मैं मंच श्री योगेश अग्रवाल जी को देता हूँ। थैंक यू। धन्यवाद डॉक्टर जसमेर जी। हमारे लेखा अधिकारी का मैं इंतजार कर रहा था कि वो हमारे बीच में आ जाएं तो उनको भी सम्मानित किया जाए, तो वो नहीं है, लेकिन अगर हैं तो बुला लीजिए। तब तक जो हमारे जो विधानसभा अध्यक्ष के अतिथि के रूप में डॉक्टर गर्ग आई हैं, उनका भी सम्मान करने के लिए मेरा अनुरोध है मंच से हमारे पंचश्री डॉक्टर संजय साहब से। आपको आईटी टीम से रिपोर्ट कर रहे हैं भावना जी या दीपक जी। अगर पवन शर्मा जी आ रहे हैं ठीक है, नहीं तो फिर उनके आ रहे हैं प्रतिनिधि के रूप में, फिर अरुण जी को हम तकलीफ देते। पवन शर्मा जी आईटी टीम से जो रिकॉर्ड कर रहे हैं, ये रिकॉर्ड एक ऐतिहासिक संग्रह होगा। ये भावना जी आपकी टीम के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। डॉक्टर पवन शर्मा जी मेरी आवाज को आइए मान्यवर, हम दो ही लोग नाम जानते हैं, तो वित्त मंत्री सीतारमन, दोनों से आशा की विजय होती है। तो बिना वित्त के भी कोई कार्य पूर्ण नहीं हो सकता। शर्मा जी आपके सहयोग से पूरा कार्य संपन्न हो रहा है। इस पूरे आयोजन में जाने अनजाने में कुछ त्रुटियां हुई होंगी। आज सुबह से हमारे कुछ साथियों ने कहा कि आईटी के दीपक जी अगर मेरी आवाज को सुन रहे हो तो उनको भी, तो सुबह से कुछ साथियों ने कहा कि नहीं साहब, कोविड के कारण कार्यक्रम आप स्थगित कर दीजिए या कैंसिल कर दीजिए। लेकिन निदेशक महोदय से जो वार्ता हुई तो उन्होंने कहा है कि जैसे हम राष्ट्रीय पर्व 26 जनवरी, 15 अगस्त और गणतंत्र दिवस मनाते हैं, ये कार्यक्रम भी आपको मनाना है। कोशिश कीजिए अधिक से अधिक लोग जुड़े रहे और हमारे कई सेंटर्स के साथी इससे जुड़े रहे, ये बड़ी बात है। जहां हतोत्साहित वाली बात थी उसमें हमें किसी प्रकार की अपेक्षा नहीं। कुछ फूड पैकेट का इंतजाम भी है, सबको फूड पैकेट भी दिए जाएंगे, पूर्णिमा जी वो दिए जाएंगे। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि मित्रों, पूरे देश में जो आज स्थिति है कि कोरोना का पहले घटा अब फिर बढ़ने लगा ग्राफ, कोरोना का पहले घटा फिर बढ़ने लगा है ग्राफ। इतने बड़े आयोजन में अगर हो गई हो कोई गलती तो कर लेना अपने योगेश अग्रवाल को माफ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आभार ज्ञापन के लिए अनुरोध कर रहा हूँ अपने वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी जो सीनियर अधिकारी हमारे, मैं अनुरोध करूंगा कि सभी का आभार ज्ञापित करेंगे। श्री मनीष वर्मा साहब। धन्यवाद अग्रवाल जी। सबसे पहले धन्यवाद करना हमारे मुख्य अतिथि जो जिन्होंने समय निकालकर इस कार्यक्रम की शुरुआत की और मीनाक्षी बच्ची ने हमारे साथ साझा की। इसके बाद मैं धन्यवाद करना चाहूँगा कि हमारे विशिष्ट अतिथि डॉक्टर बीके संजय जी का, जिन्होंने बहुत ही सरल तरीके से हमें समझाया और कुल बाबा साहब अम्बेडकर की जीवनी के बारे में हमारे साथ पीपीटी शेयर की और बारे में बताया। मैं उसी का धन्यवाद करना चाहूँगा हमारे सह प्राध्यापक श्री डॉक्टर जसमेर जी, जिन्होंने बहुत कम समय में और बहुत ही सरल रूप से हमें उनके पास की जीवनी के बारे में बताया। इसके बाद मैं धन्यवाद करना चाहूँगा यहाँ पे मेरे कर्मचारी जिन्होंने समय निकालकर, और मैं धन्यवाद करना चाहूँगा जो ऑनलाइन हमें जो जिसके हमारे दूर से हमें जो देख रहे हैं ऑनलाइन पे, चाहे हमारे चैप्टर्स हों चाहे सीआरसी हो, मैं उनका भी बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। मैं धन्यवाद करना चाहूँगा हमारे जो ऑडियो आईटी इंस्ट्रक्टर आईटी जो टीम का जो बहुत ही
बहुत शुक्रिया का इसका संचालन किया। मैं धन्यवाद करना चाहूँगा हमारे कि इन्होंने यहाँ पे जितने भी इस समिति में बैठे रहे और उसको बहुत अच्छा संचालन किया और हमें पता नहीं लगने दिया कि एक समय में मानता हूँ कि कुछ डिले हुआ बताएगा इसका संचालन किया। आप सभी का बहुत धन्यवाद। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। किसी प्रकार की त्रुटि को हृदय में मत रखना, केवल हमें ध्यान ये रखना है कि हमारे जीवन में हम डॉक्टर अंबेडकर जी से कुछ ना कुछ प्रेरणा लेकर के कुछ अच्छा करें। ये समाज बहुत बढ़ चुका, आगे ना बढ़े, इसको हम आगे बढ़ाएं, इस योजना को हम आगे बढ़ाते रहें, ये ध्यान रखें। और सबका विशेष तौर से क्रय विभाग, लेखा विभाग, MAD, IT विभाग, MBA, ब्रेल प्रेस, आदर्श विद्यालय, TCAB, टॉकिंग बुक, सभी विभागों का, लाइब्रेरी, सभी विभागों को मैं हृदय से धन्यवाद कर रहा हूँ कि उनका किसी न किसी रूप में हमको योगदान मिला। MAD का, विशेष तौर से MAD का भी सबका योगदान मिला। और मैं धन्यवाद करना चाहूंगा डॉक्टर BK संजय पद्मश्री जी, उनकी टीम का, विशेष तौर से सोनिया जी, लक्ष्मी जी, इन सबका जो पूरी टीम इनकी अभिषेक केवल आपने श्रोताओं की संख्या बढ़ाई, अभी तो कार्यक्रम में 4 चांद लगवाए। और बहुत अच्छा है कि आपकी टीम सारी चीज को रिकॉर्ड करती है। कई बार क्या होता है कि हमारी रिकॉर्डिंग में अगर गड़बड़ हो तो हम उसको क्रॉस टैग भी कर देते हैं। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः कोरोना से बचने के लिए हम सबको स्वतः ही अपने अंदर जागरण पैदा करना है और कोशिश कीजिए भीड़ भाड़ के इलाके से दूर रहिए, मास्क अवश्य पहनिए, सैनिटाइजर का इस्तेमाल कीजिए, कई बार हाथ धोइए। बल्कि आजकल तो ये भी आ रहा है कि हाथ धोने के साथ साथ तो पत्नी कहने के घर में 2-2 बर्तन भी धो लो और काम भी हो जाएगा। तो ये थोड़ा हंसने के लिए कहा मैंने। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।